ओके जी, तो सर्विसेज ओवरव्यू की बात कर लेते हैं फिर। ओके, सो सर्विसेज ओवरव्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज आती हैं। अच्छा, वाई गूगल क्लाउड, ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ जो गूगल क्लाउड के अंदर हम लोग देखते हैं वो ये है कि रन ऑन गूगल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि गूगल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है और उसकी बेसिस पर ही आपको सारी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। हमारे पास ग्लोबल रिडंडेंसी आ जाती है, ग्लोबल नेटवर्क आ जाता है, इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, ये तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, यानी कि रैपिडली डेवलप, डिप्लॉय एंड आइट्रेट योर एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मैनेज सर्विसेज आ जाती हैं, डेवलपर्स टूल्स आ जाते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी साथ में होती है, कंसोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ साथ होती है हमारे, ठीक है। अच्छा, मिक्स एंड मैच सर्विसेज हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अब मिक्स एंड मैच सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती है हमारे पास, जिसमें कंप्यूट आ जाती है, स्टोरेज आ जाती है और आपके पास डेटाबेस वगैरह और फायरवॉल्स वगैरह आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, स्केल टू मिलियन ऑफ यूजर, स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल आउट, स्केल इन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। स्केल अप और स्केल आउट और स्केल इन तो हमने पढ़ लिया था, ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, और स्केल अप और स्केल डाउन वर्टिकल स्केलिंग के लिए होता है बेसिकली। तो ये दोनों तरह की स्केलिंग को नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर आगे की तरफ हम लोग जाते हैं। कंप्यूट सर्विस की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो कंप्यूट के अंदर हमारे पास जो सर्विसेज आ जाती हैं उसके अंदर हमारे पास कंप्यूट के डोमेन में आ जाती हैं। ये तो एक ओवरऑल है, लेकिन जनरल अगर बात करूं तो कंप्यूट इंजन आ जाता है जो कि वर्चुअल मशीन्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऐप इंजन होता है, वो डॉकराइज बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। कुबरनेटिस इंजन जो है वो जीके, जिसको गूगल कुबरनेटिस इंजन कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कंटेनर रजिस्ट्री, जिसको जीसीआर कहते हैं, जब आप डॉकर या कुबरनेटिस डिप्लॉय करते हैं उसके लिए डॉकर हब या इमेजेस चाहिए होती हैं, वो आपकी कंटेनर रजिस्ट्री में होती है। क्लाउड फंक्शन, जिसको एडब्ल्यूएस में लैम्डा फंक्शन कहा जाता है, वो आप इस्तेमाल करते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर के लिए या उसके लिए रेपोजिट क्या कहते हैं, ट्रिगर्स वगैरह करने के लिए। नेटवर्किंग की बात करें तो हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीसी मौजूद है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है। लोड बैलेंसर मौजूद है, जिसको यहाँ पे ग्लोबल लोड बैलेंसर कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्लाउड सीडीएन आ जाता है, जिसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। क्लाउड इंटरकनेक्ट, ये वही है जो कि फिजिकल फाइबर की जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको एडब्ल्यूएस में डायरेक्ट कनेक्ट कहा जाता है, गूगल में इंटरकनेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। एज्योर में एक्सप्रेस राउट कहा जाता है, एक्सप्रेस कनेक्ट कहा जाता है। और अलीबाबा के अंदर हम लोग जो है वो भी एक्सप्रेस कनेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं हम लोग उसको, ठीक है। स्टोरेज एंड डेटाबेस की बात करेंगे तो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आ जाता है, जिसको AWS में S3 बकेट कहा जाता है, गूगल में क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है, एज्योर के अंदर इसको हम लोग ब्लॉब कहते हैं। और तीसरी जो चौथी जो चीज़ है अलीबाबा की, वो आती है OSS, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। मैं चारों का कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। और दुनिया इस वक्त जो है ना वो मल्टी क्लाउड पे मूव कर रही है, तो अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है, तो मल्टी क्लाउड के बिना काम नहीं चलेगा। लेट से आप अपवर्क, फाइवर पे या लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, एक कस्टमर AWS का आता है, आपने उसको सर्व कर दिया, गूगल का आ गया, आपको नहीं पता होगी तो आप सर्व ही नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट लूज हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा मल्टी क्लाउड प्रेफर करता हूँ और उसी तरफ लेकर जाता हूँ मैं, ठीक है। क्लाउड बिग टेबल है, क्लाउड डाटा स्टोर आ जाता है इसके अंदर। क्लाउड डाटा स्टोर के अंदर आपके पास AWS की भी इसके अंदर सर्विसेज हैं, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, फाइल स्टोर के नाम से है मेरा ख्याल है, तो वो आ जाता है। क्लाउड सीक्वल जो सर्विस है AWS में, उसको RDS कहते हैं। एजोर के अंदर क्लाउड सीक्वल फॉर मारिया डीबी, क्लाउड सीक्वल फॉर अरोड़ा, अरोड़ा बोल रहा हूँ, क्लाउड सीक्वल फॉर पोस्टग्रे सीक्वल, इस तरह का डिफरेंट होता है। और अलीबाबा में भी वो RDS के नाम से है, ठीक है। परसिस्टेंट डिस्क की जब हम बात करते हैं, परसिस्टेंट डिस्क होती है ब्लॉक स्टोरेज के लिए, जो कि EBS वॉल्यूम यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में आती है। गूगल इसको परसिस्टेंट स्टोरेज कहता है, AWS इसको जो है वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहता है, और एजोर और अलीबाबा इसको जो है वो नॉर्मली परसिस्टेंट इसके नाम से ही लेके चलते हैं। फिर बिग डाटा की सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें बिग क्यूरी जो है गूगल क्लाउड की, AWS उसको अथीना के नाम से जानता है, और फिर डिफरेंट और इसकी जो सर्विसेज हैं। क्लाउड पब्सब जो है अली AWS के अंदर, इसको आपने SQS के नाम से जाना हुआ होगा, SQS SNS ये वही चीज़ है, ठीक है।
मशीन लर्निंग की कुछ डिफरेंट सर्विसेज हैं जो दूसरे क्लाउड में डिफरेंट नाम से है, पर्पस उसका डिफरेंट है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसी तरीके से डेवलपर टूल में क्लाउड एसडीके है, एडब्ल्यूएस का भी अपना क्लाउड एसडीके है, फिर डिप्लॉयमेंट मैनेजर है, एडब्ल्यूएस का क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड सोर्स रेपोजिटरीज हैं जहाँ पे सोर्स रेपो होती है, एडब्ल्यूएस में कोड कमिट के नाम से है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लाउड टेस्ट लैब है, एडब्ल्यूएस में सर्वर फार्म के नाम से है, ऑफ है। क्लाउड टूल्स फॉर इंटेलिजेंस है, क्लाउड टूल फॉर पावर शेल है, क्लाउड टूल फॉर विजुअल स्टूडियो, ये तमाम चीज़ें एडब्ल्यूएस में भी डिफरेंट नाम से और अलीबाबा में भी डिफरेंट नाम से। फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट टूल्स। मैनेजमेंट टूल्स में जो पहला टूल आता है वो आता है स्टैक ड्राइवर, जिसका अब नाम हो गया क्लाउड ऑपरेशन। एडब्ल्यूएस में इसको क्या कहते हैं, क्लाउड वॉच। गूगल में आपके सामने स्टैक ड्राइवर है, क्लाउड ऑपरेशन आप बोल दें। एजोर में भी इसका नाम कुछ इसी तरीके से है, और अलीबाबा में इसका नाम क्लाउड मॉनिटर है। फिर मॉनिटरिंग, लॉगिंग, एरर रिपोर्टिंग, ये सब बेसिकली उन्होंने स्टैक ड्राइवर के साथ मर्ज कर दिया है एज ए इंडिविजुअल सर्विस भी, और यहाँ भी मॉनिटरिंग का काम है जर्नल मॉनिटर करना, कौन सा सर्वर अप हो रहा है, कौन सा डाउन हो रहा है, किसका सीपीयू ऊपर जा रहा है। लॉगिंग के अंदर लॉग्स जमा करना, जिसके अंदर एडब्ल्यूएस का लॉग ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना, फिर अलीबाबा के अपने लॉग्स ग्रुप आ जाते हैं। तो लॉगिंग के अंदर वो लॉग ग्रुप जमा करता है। एरर रिपोर्टिंग में आपको वो एरर रिपोर्ट करता है किसका, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सर्विस डाउन हो गई है तो उसकी एरर रिपोर्टिंग करेगा, या आपकी कोई प्रोडक्ट डाउन हो गई उसकी एरर रिपोर्टिंग करेगा। डीबगर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डीबगर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मसला आता है ना, उसकी ट्रबल शूटिंग की जाती है, ठीक है ना। और अगर डेवलपमेंट में कोई मसला आता है उसकी डीबगिंग की जाती है। तो डीबगर जो है वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस वगैरह जो चल रही होंगी उसमें कहीं अगर कोई बग आ गया तो उसको डीबग करने में हेल्प करेगा। फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मैनेजर आपको मैंने बताया था, वही है। क्लाउड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि क्लाउड के अंदर इसमें बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसको आप डायरेक्टली कंसोल से यूज़ नहीं करते, बल्कि अपनी एप्लीकेशन में बैक एंड पे कनेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको एंड पॉइंट्स या एपीआईज चाहिए होती हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। क्लाउड कंसोल जिसके थ्रू आप काम करते हैं। क्लाउड मोबाइल ऐप के नाम से है, एडब्ल्यूएस के अंदर भी जो है वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। कॉग्निटो आ जाता है, इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं। क्लाउड बिलिंग एपीआई, वही बिलिंग जहाँ देखते हैं आप। क्लाउड एपीआई जहाँ सारी एपीआईज हैं। क्लाउड आईएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एडब्ल्यूएस में इसको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। एजोर के अंदर इसकी अपनी डायरेक्टरी होती है, और अलीबाबा में इसको रैम कहा जाता है, रिसोर्स एक्सेस मैनेजर, ठीक है ना। फिर क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर है। अच्छा, ये सिक्योरिटी स्कैनर वैसी है जैसे एडब्ल्यूएस में गार्ड ड्यूटी या इंस्पेक्टर काम करता है, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी स्कैनर क्या करता है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन वगैरह करके आपको बताता है। फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी है, जैसे एडब्ल्यूएस में सिक्योरिटी हब है, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, जहाँ पे सारी सिक्योरिटी की सर्विसेज अंडर वन कंसोल या वन विंडो आपको मिल जाती है। क्लाउड रिसोर्स मैनेजर, ये वो है जहाँ पे रिसोर्स की शेयरिंग वगैरह की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको उसमें भी मिलेगा, क्या नाम है, अली एडब्ल्यूएस में ही मिलेगा रैम करके। अलीबाबा में जो रैम है वो रिसोर्स एक्सेस मैनेजर है। यहाँ पे जो रैम है वो भी रिसोर्स एक्सेस है, बट वो रिसोर्सेज की शेयरिंग करती है। अलीबाबा में जो रैम है वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के इस्तेमाल में आती है। फिर क्लाउड शेल, ये हर जगह आपको क्लाउड शेल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फ़हीम साल के सर, सारी सर्विसेज सब जीयूआई बेस होती हैं जैसे एडब्ल्यूएस में, बिल्कुल वैसी ही हैं, लेकिन गूगल में बहुत सारी सर्विसेज सीएलआई बेस भी होती हैं, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ट्रेस ट्रेस बताता है आपको कि आपकी जो सर्विसेज है उसमें कहीं पे कोई पैकेट लॉस हो रहा है, कोई ऐसा मसला हो रहा है, एक सर्विस दूसरी सर्विस से बात करने के दौरान कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है, तो वो ट्रेस के ज़रिए होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा मज़ीद और डिटेल से समझ लेते हैं हम लोग, ताकि और ज़रा समझ में आ जाए। क्लाउड, गूगल क्लाउड प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, देखें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने इसके लिंक्स दे दिए हैं, इसके लिंक्स में इसकी अपनी अपनी दुनिया मौजूद है, ठीक है। कंप्यूट सर्विस के अंदर जो मेन सर्विसेज हैं उसको समझ लेते हैं हम लोग, जो हमारा डोमेन आता है। उसमें ऐप इंजन है, ऐप इंजन एडब्ल्यूएस में जिसको इलास्टिक बीन स्टॉक कहा जाता है, यहाँ सेम उसको ऐप इंजन कहा जाता है, ठीक है ना। और एजोर क्लाउड में उसको ऐप सिंक के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हैं। रेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर खुद उसको हैंडल मैनेज सब कुछ खुद करता है। दूसरे नंबर पे आता है बेयर मेटल। बेयर मेटल वो हार्डवेयर की शक्ल है या हार्डवेयर की टाइप है जो आपको क्लाउड के ऊपर एक डेडिकेटेड हार्डवेयर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम बेयर मेटल है। ये हर क्लाउड में आपको मिलेगा। क्लाउड जीपीयू का मतलब क्या है, आपको कंप्यूटेशन के अंदर एक खास किस्म की मशीन्स मिलती हैं जो कि जीपीयू बेस होती है। जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ग्राफिक कार्ड वाली मशीन है, जो कि नॉर्मली आजकल जो इस्तेमाल होती है, बहुत सारे लोग समझते हैं गेम खेलने के लिए उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, नहीं। जो क्लाउड पे जीपीयू बेस्ड मशीन है उसके दो काम है। पहला काम, वो कंपनीज जो ग्राफिक के ऊपर एनिमेशंस बनाती हैं या गेम्स बनाती हैं, गेम बेस्ड कंपनीज हैं, वो जीपीयू बेस्ड मशीनों को यूज करती हैं। नंबर दो, आपकी जितनी भी रेंडरिंग हो रही है ना, या जितनी भी उसकी
AI/ML की जितनी सर्विसेज हो रही है ना, उसके लिए GPU बेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें, और तीसरा कुछ जगहों पे, सारी नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे जो माइनिंग होती है आपकी, क्रिप्टो माइनिंग, उसके लिए भी आप GPU बेस्ड मशीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। क्यों? ये महंगी मशीनें होती हैं और ये माइनिंग के प्रोसेस को तेज़ करती हैं। अब उसमें रेंडरिंग भी आ गया और NFTs भी आ गई, ठीक है ना। आपकी उसके अलावा अपना क्या कहते हैं, AI/ML की जो लॉजिक्स होती हैं, उनको क्रैक करना आ गया, बॉट्स के इस्तेमाल में आ गया। हर जगहों पे GPU बेस्ड मशीनें इस्तेमाल होती हैं। मैं क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली AI/ML बेस्ड सर्विसेज पे काम करती हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो वो उन लोग को हमने सबको GPU बेस्ड मशीन दी है, क्योंकि वो DNA सैंपलिंग करते हैं US वगैरह में, और DNA के ऊपर नई रिसर्च कर रहे होते हैं यूजिंग AI और ML एल्गोरिथम्स। वो GPU मशीनों के बगैर उनका काम ही नहीं चल सकता। तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी समझनी होगी कि कौन सा कस्टमर किस वक्त कहाँ मांग रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। अच्छा जी, क्लाउड रन है। क्लाउड रन क्या चीज़ है? क्लाउड रन बेसिकली क्या काम करता है? क्लाउड रन सिंपल काम ये करता है कि आपका जो सर्वरलेस डॉकर है ना, वो काम करता है। ऐप इंजन जो काम कर रहा है ना, ऐप इंजन बैकएंड पे कोई सर्वर बनाता है, क्लाउड रन कोई सर्वर नहीं बनाता। AWS में इसकी सर्विस कौन सी है, पता है किसी को? AWS में क्लाउड रन का ऑल्टरनेटिव कौन सी है सर्विस? एक सर्विस है AWS की जो इसके ऑल्टरनेटिव पर दिया जाता है वो, ठीक है। और अलीबाबा भी एक सर्विस देता है। किसी को नाम पता है AWS की सर्विस का? नहीं, लैम्डा नहीं है। इसकी जो सर्विस AWS में है उसका नाम है फारगेट। AWS फारगेट वो सर्वरलेस डॉकर इस्तेमाल करता है। बैक एंड से कंटेनर रजिस्ट्री वहीं से उठाएगा। गूगल जो कंटेनर रजिस्ट्री देता है ना, जहां डॉकर के रखे होते हैं, उसका नाम क्या है? AWS में जो कंटेनर रजिस्ट्री है उसका नाम है ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। इलास्टिक बीन स्टॉक हो गया, आपका क्यूबिनिटीज हो गया, डॉकर हो गया, या दूसरा कौन सा है, ECS हो गया, इलास्टिक कंटेनर सर्विस अली AWS की। वो सब का सब जो उठाता है वो पीछे डॉकर हब से वहीं से उठाता है, ठीक है। अलीबाबा में ECI है, इलास्टिक कंटेनर इंस्टेंस कहलाता है वो, ठीक है, जो कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन। माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है? माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन वो सर्विस है जो आपको माइग्रेशन में हेल्प करती है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। हमारे पास इसी क्लास में अभी 2 से 3 स्टूडेंट बैठे हुए जिन्होंने रिसेंट हमारा ये वाला कोर्स कंप्लीट किया, माइग्रेशन फॉर कंप्यूट इंजन। इसके अंदर हमने इनको AWS और एज्योर से माइग्रेशन बताई है कैसे करते हैं, लाइफ माइग्रेशन एंड वाइस वर्सा। तो माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन का फायदा ये होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए प्रीएम्प्टेबल VMs। प्रीएम्प्टेबल VMs ये वो VMs होती हैं जो कि छोटी VMs होती हैं और स्पॉट इंस्टेंस की तरह इस्तेमाल करती हैं, जिसको AWS में आप स्पॉट इंस्टेंस जानते हो। यानी कि 80 से 90% सस्ते खरीदा जाए, लेकिन जैसी कस्टमर को जरूरत होती है, किसी उससे ज्यादा उसने किसी ने बिड किया, तो फौरन ये बिक जाती है आगे, आपके पास रुकती नहीं, इसीलिए प्रोडक्शन में नहीं चलती है, ठीक है। अगले नंबर पे आता है रिकमेंडर। रिकमेंडर क्या चीज है? रिकमेंडर एक ऐसी सर्विस है जिसको AWS में कंप्यूट ऑप्टिमाइजर कहा जाता है, यहाँ रिकमेंडर कहा जाता है। ये बताता है आपके कस्टमर को या आपको कि कौन सी मशीन छोटी थी, बड़ी लेनी चाहिए थी आपको, यानी कि आसान जबान में बोलूं तो अंडर ऑप्टिमाइज थी, आपको ओवर ऑप्टिमाइज लेनी चाहिए थी, या बड़ी मशीन ले ली, यानी कि 8 GB की मशीन ली है जबकि काम 4 GB में हो सकता था। तो ये आपको सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि भाई अपनी मशीनों का साइज छोटा कर लें ताकि पैसे बच जाएं, या मशीन अगर ब्लॉक हो रही है, चोक हो रही है 4 GB पर, पूरा 100% इस्तेमाल होगी तो वो 8 GB पर उसको लेकर चला जाएगा। ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह नहीं है, ये कंप्यूट ऑप्टिमाइजर की तरह है। ये एक स्पेसिफिक सी मशीन की साइजेस को बताएगा, अगर अंडर ऑप्टिमाइज है या ओवर ऑप्टिमाइज है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद आते हैं शील्ड वीएम। शील्ड वीएम से वो वीएम्स होती हैं जो कि डॉस प्रोटेक्टेड होती है। डॉस का फुल फॉर्म बता देता हूं। डॉस का फुल फॉर्म किसी को पता है? यहाँ पे जो डॉस अटैक आते हैं वो क्या होते हैं? डॉज अटैक जो होते हैं उसको कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस, और उससे बचने के लिए, या उसका जो एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS अटैक्स। ये DDoS अटैक्स अलग अलग लेयर पर आ सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर भी आ सकते हैं, नेटवर्क लेयर पर भी आ सकते हैं। DDoS अटैक सिंपल क्या करता है कि आपकी उस एप्लीकेशन जो उस पोर्ट को इतना बातों में बिजी कर देता है कि वो दूसरों को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इसको आसान जबान में समझा दे, मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे बराबर में एक बंदा आके बैठ गया है और वो मुझसे इतनी बातें करना शुरू हो जाए कि मैं आपकी तरफ तवज्जो ना दूं, तो मेरे ऊपर क्या हो रहा है? मेरे ऊपर उस बंदे की तरफ से DDoS अटैक आ रहा है, ठीक है ना, ताकि मैं एक्चुअल आपकी इस बात जो पोर्ट लिसन कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, उसमें डिस्ट्रप्शन आनी शुरू हो जाए। नतीजा क्या होगा? मैं थोड़ी देर तक खामोश रहूंगा, फिर कुछ बोलूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा, फिर बोलूंगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। इसमें पिंग अटैक्स आते हैं, आपकी पर्टिकुलर जो पोर्ट है उसके ऊपर अटैक्स आ रहे होते हैं,
ठीक है ना। उसके लिए सिंक फ्लड अटैक्स लगाए जाते हैं नॉर्मली, जो डीडॉस अटैक्स के पार्ट होते हैं। तो उससे बचने के लिए ही हम लोग डीडॉस के प्रोटेक्शंस यूज करते हैं, जिसमें एडब्ल्यूएस में शील्ड और गूगल में आर्मर यूज होता है। तो ये शील्ड वीएम्स वही वीएम्स कहलाती हैं। सोल टेनेंट नोड्स कौन सी होती हैं, जिसको एडब्ल्यूएस में आप डेडिकेटेड वीएम्स कहते हैं या डेडिकेटेड मशीन्स कहते हैं। कई कंप्लाइंसेस होती हैं, वो कहती हैं हमें एक क्लाउड में इंडिविजुअल सर्विस चाहिए, कोई और शेयरिंग बेसिस पे ना हो। अदरवाइज जो पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड, आपको पता है बैक एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो शेयर हो रहा है ना सबके साथ, यहाँ शेयर नहीं होगा, लेकिन इसकी प्राइस 10 गुना तक बढ़ जाएगी। क्यों? पहले एक कमरे में 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपने कहा सर मैं अकेले इस कमरे में बैठ के पढ़ूंगा, तो जाहिर है मैं 10 का खर्चा आपसे निकालूंगा ना। तो यहाँ पे वही चीज आएगी, सोल टेनेंट नोड्स जो होते हैं। उसके बाद है सीक्वल सर्वर ऑन गूगल क्लाउड। ये सिंपल क्या है, एक तो है सीक्वल सर्वर की सर्विस, वो भी है सीक्वल सर्वर गूगल क्लाउड के अंदर। ये है कि गूगल क्लाउड के ऊपर आपको वो सीक्वल सर्वर अलग से दे देगा एज अ वीएम। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। मैंने नॉर्मली क्लाउड सीक्वल की सर्विस यूज की है, जिसको आरडीएस के नाम से हम जानते हैं एडब्ल्यूएस में या अलीबाबा में। और आखिर में आता है वीएमवेयर इंजन। वीएमवेयर इंजन ये वो सर्विस है कि आपको गूगल कंसोल के अंदर वीएमवेयर की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, कि आप जो है वीएमवेयर का ESXi यूज कर सकें, हाइपरवाइजर, क्लस्टर, NSX ये सब यूज कर सकें। हम लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं अपने क्लाइंट के पास। कंप्यूट, अच्छा मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ना। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। मैंने दो दो लफ्जों में आपको बड़े आराम से वो सारी चीज़ें बता दी कि आप इसको इजीली समझ सकें और फिर लेके इसको चल सकें, इसमें कोई मसले मसाइल आपको ना हो। ठीक है। अच्छा जी, क्लाउड, गूगल क्लाउड वीएमवेयर इंजन मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या करता है, वीएमवेयर इंजन इज बिल्ड ऑन गूगल क्लाउड हाईली परफॉर्मेंट स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ फुली रिडंडेंट एंड डेडिकेटेड 100 Gbps नेटवर्किंग, प्रोवाइडिंग 99.99% अवेलेबिलिटी टू मीट द नीड ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंटरप्राइज वर्कलोड। ठीक है। अच्छा, गूगल क्लाउड की डाटा एनालिटिक्स सर्विस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डाटा एनालिटिक्स सर्विस वो होती हैं जो डाटा साइंस और डाटा इंजीनियर के लोग यूज करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो चीज़ आती है वो आती है बिग क्यूरी, जिसको AWS में अथीना भी कहा जाता है। हम लोग इंशाल्लाह बिग क्यूरी की लैब करेंगे, जिसमें हम अपना डाटा सेट बनाएंगे और उसको देखेंगे कि वो डाटा स्टूडियो के साथ कैसे काम करती है वो। फिर लूकर है, डाटा प्रॉक है, ठीक है ना, डाटा फ्लो है जो डाटा फ्लो को देखती है, पब सब है, पब्लिश एंड सब्सक्राइब जो कि SQS SNS की तरह इस्तेमाल होती है, डाटा फ्यूजन है, कंपोजर है, क्लाउड डाटा स्टूडियो। डाटा स्टूडियो को हम बिग क्यूरी के साथ इस्तेमाल करते हैं। डाटा स्टूडियो बेसिकली वो सर्विस है जो आपको बताती है कि आपका जो रिजल्ट आया है उसको पाए चार्ट, हिस्टोग्राम या डिफरेंट जो चार्ट्स होते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लाउड स्टूडियो यूज किया जाता है। फिर गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एक आ जाता है, क्लाउड लाइफ साइंसेज, ये बीटा है, ये हमारे यूज की सर्विस नहीं है बट बता रहा हूँ खाली मैं आपको। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारी सर्विसेज का मुझे भी पता हो, 200-250-300 सर्विस है तो मैं सारी सर्विस जानता नहीं हूँ, बट मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं डेली आके 15-20 मिनट जो भी क्लाउड में नई चीज़ आई हुई होती है ना, वो मैं चैट जीपीटी से पढ़ लेता हूँ। आप भी पढ़ सकते हो आराम से। आप बता दो यार कि ये जो गूगल की सर्विसेज आई हैं डाटा की, वो कौन कौन सी है, एक एक लाइन में डेफिनेशन बता दो, वो एक लाइन में डेफिनेशन बता देगा। एटलीस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि गूगल की जो सर्विसेज हैं वो क्या काम करती हैं। नॉलेज होने का फायदा ये होगा कि कल को कस्टमर आएगा ना, आप इजीली उसको सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो। अब देखें लूकर क्या बता रहा है, लूकर कह रहा है गिव्स यू द टूल टू पावर द मल्टीट्यूड ऑफ डाटा एक्सपीरियंस फ्रॉम मॉडर्न बिजनेस इंटेलिजेंस, जो कि बीआई टूल्स होते हैं, पावर बीआई के टूल्स, एम्बेडेड एनालिटिक्स टू वर्क फ्लो इंटीग्रेशन एंड कस्टम डाटा एप्स जो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं बता रहा फिर आप लोग बोर हो जाएंगे इसके अंदर ना, ये हमारा डायरेक्ट पार्ट नहीं है। ठीक है ना। डाटा बेसिस ग्रुप है, यह डेफिनेटली हमारा पार्ट आएगा डायरेक्टली। बिग टेबल इसमें आएगा, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नो सीक्वल वगैरह के लिए। ठीक है। क्लाउड स्पैनर क्या है, क्लाउड सीक्वल का एक एडवांस वर्जन है जो मल्टी रीजन है। आप समझ लें क्लाउड सीक्वल को आपने मल्टी रीजन डाल दिया, वो है क्लाउड सीक्वल। ये सीक्वल नहीं है, क्लाउड सीक्वल एक सर्विस है आरडीएस की तरह। इसका नाम दरअसल एक तरीके से आप समझ लें आरडीएस है इसका नाम। अब क्लाउड सीक्वल में 3 डेटाबेस आते हैं। नंबर 1 पोस्टग्रे, नंबर 2 क्या नाम है नॉर्मल जो सीक्वल होता है माई सीक्वल, एंड नंबर 3 विंडोज का जो सीक्वल होता है। इसके अंदर आपको ऑरिकल नहीं मिलेगा। क्यों, क्या वजह है कि इसमें ऑरिकल मौजूद नहीं है? AWS में तो ऑरिकल का डेटाबेस आता है आरडीएस में, इसमें नहीं आता आरडीएस में, क्लाउड सीक्वल में सिर्फ 3 आते हैं। कोई रीजन बता सकते हैं मुझे? देखिए इसका रीजन सिंपल है कि ऑरिकल इसका कॉम्पिटिटर है, तो ऑरिकल नहीं चाहता कि गूगल के ऊपर लोग जाएं, तो इसलिए उसने नहीं दिया। और गूगल, ऑरिकल का लाइसेंस भी महंगा है। ऑरिकल के 2 लाइसेंस हैं काफ़ी महंगे, एक SE कहलाता है, एक EE कहलाता है, स्टैंडर्ड एडिशन एंड इंटरप्राइज एडिशन।
ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्लाउड सीक्वल बता दिया। फाइल स्टोर, फाइल स्टोर क्या है? फाइल स्टोर को मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। फाइल स्टोर नो सीक्वल डॉक्यूमेंट डीबी है, सिंपल। जो डॉक्यूमेंट डीबी के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, ये उस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। फायर बेस रियल टाइम डाटाबेस, जो कि बेसिकली एडब्ल्यूएस में कैनेसिस जिसके लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में मेमोरी स्टोर। मेमोरी स्टोर को एडब्ल्यूएस में क्या कहा जाता है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सबने। जो इलास्टिक कैशे है वो यहाँ मेमोरी स्टोर है। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, मेम कैश और रेडिस कैश। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो रेडिस यूज करते हैं। इसके अंदर मैम मेरा ख्याल है गूगल नहीं प्रोवाइड करता, गूगल आई थिंक शायद डायरेक्ट रेडिस देता है। लेकिन ये दोनों है। ये क्या है? ये आपके डेटाबेस की जो इन मेमोरी कैशे हम लोग इस्तेमाल करना होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्यूरी। जो कस्टमर की क्यूरीज आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए आप लोग मेमोरी स्टोर को यूज करते हैं। बिग टेबल क्या है? बिग टेबल फास्ट फुली मैनेज हाई नो सीक्वल डेटाबेस सर्विस है, जो कि एडब्ल्यूएस में डायनेमोडीबी के तौर पे आता है। ठीक है। अब आ जाते हैं स्टोरेज सर्विसेज के ऊपर। ये स्टोरेज सर्विसेज क्या काम करती है आपके लिए? स्टोरेज सर्विस बेसिकली आपके लिए जो काम करती है, इसमें आपके पास ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज दोनों तरह की सर्विसेज मौजूद होती हैं। अब इसमें आर्काइव स्टोरेज की आप बात करें, आर्काइव स्टोरेज क्या है? वही है जो S3 के अंदर आर्काइवल देता है, लंबे सालों के लिए आप डाटा रख लेते हैं। नंबर 2 क्लाउड डाटा ट्रांसफर। सिंपल क्या है? ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड। ये एक टूल है जो कि हेल्प करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। तो ये AWS में भी डाटा सिंक के नाम से एक सर्विस है जो यही काम देती है। क्लाउड स्टोरेज वही है जैसा आपका वन ड्राइव, जैसे आपकी गूगल ड्राइव, जैसा आपका S3 बकेट। ठीक है, वही है, वही काम करता है, ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ठीक है ना, और सॉरी बकेट बनाता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है वो। ठीक है। क्लाउड स्टोरेज फॉर फायरबेस, फायरबेस एक सर्विस है जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होती है, उसके लिए क्लाउड स्टोरेज थोड़ा डिफरेंट है। फिर एक फायर स्टोर आ जाती है। लोकल एसएसडी क्या है? आपने एडब्ल्यूएस में जब मशीनें बनाई होंगी तो देखा होगा उसमें एनवी रैम की मशीनें लगी होती हैं, छोटी छोटी ड्राइव्स। इसमें डाटा नहीं रख सकते लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल होती है। ये लोकल एसएसडी होती हैं। जब तक मशीन चल रही है इसमें कोई ना कोई डाटा आप रख सकते हैं। जैसे ही आपने मशीन स्टॉप की और उसने अपना क्लस्टर छोड़ा या सर्वर छोड़ा, डाटा डिलीट हो जाएगा। परसिस्टेंट डिस्क, परसिस्टेंट का मतलब होता है जो मुस्तकिल हो। परसिस्टेंट को उर्दू में अगर मैं बोलूं तो वो डाटा जो मुस्तकिल रहने वाला है, नॉन वॉलेटाइल डाटा। ठीक है। तो वो डाटा जो है वो परसिस्टेंट डिस्क में आता है। यहाँ पे उसको परसिस्टेंट डिस्क कहते हैं और AWS में इसको EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहा जाता है। अब परसिस्टेंट स्टोरेज में आपके पास इनहांस परसिस्टेंट स्टोरेज और दूसरी जो नॉर्मल ड्राइव्स हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है। अब सर्वरलेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास जो सर्विसेज आती है उसमें हम दो सर्विस पे तो इंशाल्लाह काम करेंगे। नंबर 1 ऐप इंजन, जो कि डॉकर बेस है। इसको आप ECS से या आप उससे कंपेयर कर सकते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक से। तो ये दोनों तरह से काम करेगी और ये अच्छी बात ये है कि एंड टू एंड पूरा प्रोसेस करके देगी आपके ये क्लाउड शेल और SDK पे। ऐप इंजन की लैब जो है ना, आप GUI पे नहीं कर सकते, मतलब कंसोल पर आपको काली स्क्रीन पर जाना पड़ेगा इसके लिए लाजमी तौर पे। नंबर 2 क्लाउड फंक्शन। क्लाउड फंक्शन क्या काम करता है? क्लाउड फंक्शन बेसिकली लैम्डा फंक्शन की तरह काम करता है सर्वरलेस पे। क्लाउड रन सर्वरलेस जो डॉकर है ना उसके ऊपर वो काम करता है। और वर्क फ्लोज क्या है? वर्क फ्लोज बेसिकली जब आप लैम्डा वगैरह पे या फंक्शंस पे काम करते हैं तो आपको डिफरेंट वर्क फ्लोज बनाने पड़ते हैं, जिसको AWS में स्टेप फंक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, यही डेफिनेशंस हैं। इसको ये आपके पढ़ने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं इसको दो दो लफ्जों में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि डेफिनेशंस पूरी मुझे बतानी ना पड़े इसके अंदर। कंटेनर सर्विस क्या है? वो जो पीछे हम ऐप इंजन और वो सब पढ़ के आ रहे हैं ना, वो कंटेनर का ही पार्ट है, लेकिन वो दोनों जगह आता है। वो सर्वरलेस में भी आता है और उसमें कंटेनर और सर्वरलेस दोनों का पार्ट कवर हो जाता है बड़े आराम से। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर मजीद हम आगे की तरफ जाते हैं तो इसमें आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री आ जाता है, बीटा वर्जन। ठीक है ना। क्लाउड बिल्ड, क्लाउड बिल्ड क्या है? जहां पे आपकी एप्लीकेशन टेस्ट होती है, जिसको AWS में कोड बिल्ड का नाम दिया जाता है। क्लाउड रन सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, AWS में इसको फारगेट कहा जाता है। कंटेनर रजिस्ट्री वो रजिस्ट्री है जहां पे आपके डॉकर की या ओपन शिफ्ट की जो कंटेनर्स की जो इमेजेस हैं वो रखे जाते हैं। AWS में इसको ECR कहा जाता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। गूगल में इसको GCR कहा जाता है, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है। और उसके अलावा डीप लर्निंग कंटेनर्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है? ये ML का पार्ट है। डीप लर्निंग हमेशा जो है ना मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, डीप लर्निंग में आते हैं। तो ये उसके लिए कंटेनर्स बनाए, क्यों?
क्योंकि डीप लर्निंग के जो एमएल एल्गोरिथम जब चलेंगे तो उनको कंटेनर्स चाहिए होंगे, उसके लिए सेपरेट किया है। फिर आपके पास क्यूबरनेटीज आ जाता है, गूगल क्यूबरनेटीज इंजन, जिसको आप जीकेई कहते हैं। एडब्ल्यूएस में आप इसको इलास्टिक क्यूबरनेटीज सर्विस यानी कि ईकेएस कहते हैं, ठीक है ना। एजोर में इसको एकेएस कहते हैं, एजोर क्यूबरनेटीज सर्विस, और अलीबाबा में इसको आप ईसीआई या इस तरह के डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। के नेटिव जो कि क्यूबरनेटीज नेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक है एज अ मैनेज सर्विस, और के नेटिव जो है वो नीचे क्लस्टर लेवल से आपको बनाने में हेल्प करता है। और क्यूबरनेटीज एप्लीकेशन फॉर गूगल क्लाउड मार्केट प्लेस, ये एक मार्केट प्लेस है जहां क्यूबरनेटीज से रिलेटेड बनी बनाई एप्लीकेशंस हैं, आप रख सकते हैं, बेच सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो मार्केट प्लेस है, ये खास मार्केट प्लेस है जो सिर्फ क्यूबरनेटीज पर चलती है, कहीं और नहीं चलती, आप कहीं और नहीं चला सकते इसको, ठीक है। अब आखिरी आता है नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का आपका नॉर्मली, ठीक है। इसकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस आराम से देख लीजिएगा। मैं दो दो लफ्जों में अगेन बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रट्टा मारना ना पड़े, आपको सर्विसेज समझ में आ जाए, बाद में डेफिनेशन आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं पीछे जाता हूँ। क्लाउड आर्मर, क्लाउड आर्मर क्या है? एक डीडॉस प्रोटेक्शन का एक सर्विस है जिसको एडब्ल्यूएस में शील्ड कहा जाता है, यहाँ क्लाउड आर्मर कहा जाता है। सीडीएन, एडब्ल्यूएस में इसको क्लाउड फ्रंट कहा जाता है, यहाँ सीडीएन यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्लाउड डीएनएस क्या है? एडब्ल्यूएस में इसको राउट 53 कहा जाता है, यहाँ पे इसको क्लाउड डीएनएस, जहां आप जोन बनाते हैं, ए रिकॉर्ड बनाते हैं, एनएस रिकॉर्ड नेमिंग सर्वर बनाते हैं, एमएक्स यानी कि मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड बनाते हैं आप, टेक्स्ट रिकॉर्ड बनाते हैं, सी नेम क्लोनिकल नेम बनाते हैं आप, ये सारे जो रिकॉर्ड्स वाले गेम है ना वो सारे क्लाउड डीएनएस में होते हैं। उसके अलावा क्लाउड लोड बैलेंसर, जिसको आप ग्लोबल लोड बैलेंसर बोलते हैं, आपको क्या नाम है, स्केलिंग कहा जाता है, उसके अंदर आपका स्केल सेट्स वगैरह कॉन्फ़िगर होते हैं एजोर में। एडब्ल्यूएस में आप जाएंगे तो इलास्टिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर ये कहा जाता है। अलीबाबा में इसको एसएलबी यानी कि सर्वर लोड बैलेंसर कहा जाता है। क्लाउड नेट एक सर्विस है जो कि एडब्ल्यूएस में नेट गेटवे के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी मशीनों को बिना पब्लिक आईपी दिए हुए नेट गेटवे के पीछे रख दोगे और वहां से वो ट्रैफिक आउट गोइंग जा रहा होगा, जैसे हमारे घरों के इंटरनेट चलते हैं, इसके ऊपर कोई पब्लिक आईपी इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है ना। फिर हाइब्रिड कनेक्टिविटी की बात कर लें तो हाइब्रिड कनेक्टिविटी में हमारे पास वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पेयरिंग आती है। पेयरिंग हम एडब्ल्यूएस में पेयरिंग करते हैं, क्रॉस अकाउंट, सेम अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क इंटेलिजेंस सेंटर की अगर बात करूंगा, नेटवर्क इंटेलिजेंस सेंटर में हमारे पास नेटवर्क मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म सारे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब मजीद आगे की तरफ हम लोग अगर जाएं, अच्छा जी, हाइब्रिड कनेक्टिविटी नेटवर्क इंटेलिजेंस सेंटर क्या करता है? आपकी मॉनिटरिंग हो सकता है। नेटवर्क सर्विस टियर, देखें इसमें दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो प्रीमियम टियर है, यानी कि थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च करें तो जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा, और एक स्टैंडर्ड टियर है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक को ये मोटरवे से लेके जा रहा है, एक को ये नॉर्मल सड़क से लेके जा रहा है। नॉर्मल सड़क वाला स्टैंडर्ड टियर कहलाता है, जहां पे खर्चे तो कम है लेकिन लेटेंसी ज्यादा है, देर से पहुंचेगा। और एक इसने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, जो कि एग्जीक्यूटिव कस्टमर है, उनके लिए उसने नेटवर्क सर्विस टियर किया जो कि प्रीमियम मॉडल पे लेके चलता है। इसमें आप देखें दो आ रहा होगा, अच्छा इसमें आ नहीं रहा, स्टैंडर्ड और प्रीमियम दो होगा, जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा मजीद आगे की तरफ इसमें चलते हैं। नेटवर्क टेलीमेंट्री क्या चीज़ है? जिसके अंदर आपके पास मॉनिटरिंग, फॉरेंसिक्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। सर्विस डायरेक्टरी स्टिल बीटा वर्जन है तो छोड़ दें। ट्रैफिक डायरेक्टर क्या है? जिसके अंदर एडब्ल्यूएस जो नेटवर्क ट्रैफिक डायरेक्टर बताता है कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आप इसका डायग्राम बना के देख सकते हैं इसको। और आखिर में वीपीसी, जो हम वर्चुअल नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो ये वो सर्विसेज है जो मोस्ट कॉमन हम में से हर कोई यूज़ करता हुआ आ रहा है हर क्लाउड में। मतलब एक आध दो सर्विस ऐसी होंगी जिनके नाम अलग हैं, काम वही है, ठीक है ना। और ये मैं थोड़ा स्पीड अप इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मैं आज सिर्फ बता रहा हूँ इसके बारे में, और कुछ नहीं करना। आईएम यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की हमने बात कर ली थी कि आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे, मैं एक्सेस दोबारा दूंगा तो करेंगे हम लोग। तकरीबन 90 क्लाउड प्लेटफॉर्म की सर्विसेज ये दिखा रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 13 मशीन लर्निंग है, 12 नेटवर्क की प्रोडक्ट्स हैं, 15 प्लस जो है वो डिफरेंट सर्विसेज हैं, फायर बेस की हैं।
तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है? इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ये तकरीबन कोई आधे घंटे का लेक्चर बना है, ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। आप लोग आराम से इसको पढ़ लें और देख लीजिएगा, फिर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।